बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम हमादुल हसनैन एंड यू आर वाचिंग सिंप्लीफाइंग फिज़िक्स। फ्रेंड्स, एफबी पे मैं देख रहा था कि काफ़ी लोगों को एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में बहुत इशू आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम टाइम के अंदर वो क्या चीज़ प्रिपेयर करें और क्या नहीं। हमारी टीम ने इस पर डिसाइड किया कि हम लोग आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट MCQs तैयार करेंगे जो कि आपको एंट्री टेस्ट के अंदर हेल्पफुल होंगे। तो इस सिलसिले की स्टूडेंट्स, ये पहली वीडियो है। हम डेली बेसिस पे इंशाल्लाह आइंदा एक वीडियो अपलोड किया करेंगे, एक या दो वीडियोस होंगी जिसकी डिस्क्रिप्शन में हम एक फ़ाइल अपलोड किया करेंगे जिसके अंदर ऑलमोस्ट 100 या 100 से ज़्यादा MCQs होंगे। वो MCQs आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे और आई होप वो आपके लिए एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स के अंदर आमतौर पे जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उस पर फोकस किया जाए तो वो चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं। जैसे कि स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सैम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस इधर मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट इज़। अब हमें वैसे तो पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे देखें तो एनर्जीज को किलो जूल पर मोल के अंदर दिया गया है। तो आपने इसके अंदर कैसे इसको कन्वर्ट करना है? इसको आप उसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो आमतौर पे हर किसी को मालूम होती है उसको सिर्फ चेंज करना है। कैसे? आपके पास 1 मोल के अंदर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो आपके पास जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, उसको पहले जूल्स के अंदर कन्वर्ट करें और उसके बाद उसको एवोगाड्रोस नंबर से अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी। जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सिंपल, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी जूल के अंदर, और उसको जब एवोगाड्रोस नंबर के से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एनर्जी जूल पर मोल के अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो होता है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो ऑलमोस्ट 380 से स्टार्ट होता है और 750 नैनोमीटर तक उसकी रेंज है। और 380 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है वो हमारे पास वायलेट कलर में अपीयर होती है। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। और अगर हम ग्रेटेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो वो हमारे पास रेड लाइट की होती है। रेड के बाद हमारे पास इंफ्रारेड रीजन स्टार्ट हो जाता है और वायलेट के बाद हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास फिनोमेनाज होते हैं उनके पीछे जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है कि एटम बम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हमारे पास फ्यूजन ये होती है कि आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे पास ये होती है कि आपके पास दो छोटे न्यूक्लियाई मिल के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। और न्यूक्लियर फिजन ये होती है कि आपके पास एक बड़ा जो हमारे पास न्यूक्लियाई है वो ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है इनटू टू और मोर स्मॉल न्यूक्लियाई। तो हमारे पास जो एटम बम के बिहाइंड जो फिनोमेना है वो न्यूक्लियर फिजन का होता है। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स, हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं जैसे मैक्सवेल्स इक्वेशन हो गई, प्लैंक्स इक्वेशन हो गई, आपके पास आइंस्टाइन इक्वेशन हो गई, ये सारी इक्वेशंस आपको मालूम होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि प्लैंक्स इक्वेशन का मैंने इधर पूछा आपसे, तो प्लैंक्स इक्वेशन होती है E=h/न्यू, और न्यू हमारे पास आपको पता है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। या ऐसी इक्वेशन को आप E=hc/λ की फॉर्म में लिखें तो वो भी हमारे पास प्लैंक्स इक्वेशन ही होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास जो वो ऑर्बिट्स जिनकी एनर्जी हमारे पास सेम होती है उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिट्स कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं, अक्सर इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ पूछी जाती है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, इसके अलावा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, और इस तरह के बाकी जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ अक्सर एंटी टेस्ट के अंदर पूछी जाती है। इसके अंदर आपको ये याद होना चाहिए कि इसके यूनिट्स क्या हैं, क्योंकि अक्सर यूनिट्स को आगे पीछे करके स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज किया जाता है। हालांकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्योंकि इनके यूनिट्स आगे पीछे होते हैं तो इस वजह से आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूनिट्स का आपने इन क्वेश्चंस के अंदर खास ख्याल रखना है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन है कि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर।
आपको पता है कि कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो किस बेसिस पे होती है। कंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है फ्रेंड्स, वो हमारे पास आपको मालूम होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो डायमंड अगर बैड कंडक्टर है, इट मीन्स कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ डायमंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम अगर चलें तो आपका जो क्वेश्चन है वो है द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमिन्ड बाय। आपको सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर 1 आई गेस था, जिसके अंदर हमने मिल्किंस ऑयल ड्रॉप मेथड पढ़ा था। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते थे। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड किया था, मिल्किंस ने फाइंड किया था। इसी तरीके से विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की रेंज मैंने आपको ऑलरेडी पिछले एक क्वेश्चन में बता दी थी। टू बी एग्जैक्ट ये 380 टू 750 होती है, लेकिन राउंड अबाउट ये 400 टू 750 नैनोमीटर कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके पार्टिकल्स की ड्यूल नेचर है, ड्यूल नेचर ये कहते हैं, ड्यूल नेचर से हमारी मुराद ये होती है फिजिक्स के अंदर कि आपका पार्टिकल जो होता है वो एट अ टाइम पार्टिकल के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और वेव के तौर पे भी वो बिहेव कर रहा होता है। तो ये जो फिनोमेना हमारा दिया था, ये हमारा डी ब्रोगली ने दिया था। आगे स्टूडेंट्स अगर हम चलें तो नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है वो आता है केमिस्ट्री का। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनी पॉजिटिव आयन वी गेट। आपको पता होना चाहिए कि यूनी पॉजिटिव आयन क्या होता है। यूनी मीन्स वन, पॉजिटिव मीन कि उसके ऊपर पॉजिटिव आयन मीन्स कि एक ऐसा आयन जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब आपके जो एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन्स को इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो आपको न्यूट्रल एटम दे देगा। इसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइसोटोप्स डिफर्स इन। आइसोटोप जो होते हैं वो हमारे पास वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका मैस डिफरेंट होता है। तो हमारे पास वो प्रॉपर्टीज जो मैस के ऊपर डिपेंड करती हैं, आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज उसमें डिफरेंट होंगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं केमिस्ट्री के अंदर उनके बारे में, उनकी एक्सप्रेशंस आपको पता होने चाहिए। इसी तरह आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट लॉज में, जैसे कि बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। इस तरह के लॉज जो हैं वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से फिंगर टिप्स में होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमिन इट्स मॉलिक्यूलरिटी, बेसिसिटी, एसिडिटी एंड एटॉमिसिटी। अब जो एटॉमिसिटी है उसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वही ये है कि वो हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताती है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड एंड द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल। कि अगर आपका कोई गैस है उसका टेम्परेचर डबल कर दें हम और उसका प्रेशर हाफ कर दें तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को हम कंबाइन करेंगे और उस एक्सप्रेशन से हम ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसी तरीके से हमें आइडियल गैस लॉ के बारे में पता होने चाहिए, उसके बिहाइंड जो फिनोमेनाज होते हैं और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं केमिस्ट्री में, हमें वो सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो जो आइडियल गैस बिहेवियर है उससे जो गैस डेविएट करती है वो डेविएशन मैक्सिमम उस वक्त होती है जब आप टेम्परेचर को लो रखते हैं और प्रेशर को हाई रखते हैं। इसी तरीके से जो आपकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स एंट्री टेस्ट के अंदर। इसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये आपको पता होनी चाहिए। बॉन्डिंग्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और जैसे उनकी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि आयनिक सॉलिड्स हमारे पास उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसके अंदर जो वो लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनकी कंडक्टिविटी नहीं होती, बैड कंडक्टर्स होते हैं, उनका वेपर प्रेशर लो होता है, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है इन पोलर सॉल्वेंट्स ये उनके अंदर प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो आयनिक सॉलिड्स की कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो सॉलिड। तो सूडो सॉलिड हमारे पास जो होता है वो है ग्लास। ग्लास हमारे पास सूडो सॉलिड्स की एग्जांपल है।
जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास इंटरमीडिएट होती हैं, ना तो वो वेरी स्ट्रांग होती हैं ना ही वेरी वीक होती हैं, बल्कि इंटरमीडिएट होती हैं। इसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन आपका कि सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है। वही बात स्टूडेंट्स कि आपको इसके अंदर डेफिनेशंस वगैरह और लॉज वगैरह के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ज़रूर मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 5 टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे पास एंट्री टेस्ट के अंदर आते हैं। फर्स्ट टाइप ये होती है कि आपकी सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, इसी तरीके से सेंटेंस कंप्लीशन आती है। चौथी चीज़ ये होती है कि आपके फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस की मीनिंग्स आते हैं अक्सर, और उसके अलावा जो लास्ट चीज़ होती है इनॉलॉजीज़ पूछी जाती हैं। तो इन पांचों क्वेश्चंस की एक एक एग्जांपल मैंने इधर दी है, बाकी एग्जांपल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने नोट्स लिंक में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उधर से नोट्स डाउनलोड करके उससे तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ़ लायन रोर, मतलब लायन जो शेर की लायन शेर और रोर उसकी आवाज़ को कहते हैं। तो ये अगर हमारे पास एनालॉजी है, मतलब इनका आपस में रिलेशन ये है, तो नीचे वाले कौन सा ऑप्शन है जिनका आपस में रिलेशन यही है। तो नीचे वाले ऑप्शंस में से जो गोट और ब्रीट है, ये हमारे पास वो ऑप्शंस है जो कि सेम इनका आपस में रिलेशन है जैसा ही लायन और रोर का है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक फ्रेज है जिसका मीनिंग इसने पूछा हुआ है, इफ़ यू हैव फिंगर इन द पाई। अब यू हैव फिंगर इन द पाई एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि आप किसी चीज़ के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसका अगर आपको मतलब पता होगा तो आप इजीली ये क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है सेंटेंस कंप्लीशन की एग्जांपल, द सर्च स्टडी इज एन आई ओपनर एंड डैश अस विद द प्रॉब्लम ऑफ पुअर नेशंस। जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है इसका मतलब इसको अगर हम कंप्लीट करें तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अटेम्प्ट्स टू इक्वेंटिंग। इक्वेंटिंग कहते हैं स्टूडेंट्स कि आप किसी चीज़ से थोड़ा बहुत फेमिलियर हो जाते हैं, किसी चीज़ की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एंटोनिम है, वर्ड है हमारे पास फिकल। फिकल कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कॉन्टीन्यूसली फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हो, और इसका जो ऑपोजिट है एंटोनिम है वो है हमारे पास स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट स्टूडेंट्स कहते हैं जो हमारे पास स्टैंडिंग फिर्म, मतलब वो हमारे पास बिल्कुल मजबूती से खड़ा होता है। सिंसियर, कर्जियस और हम्बल ये सारे इससे मिलते जुलते मीनिंग्स हैं, क्योंकि फिकल का एक मीनिंग ये भी होता है कि जो लॉयल नहीं होता। तो इसका जो एग्जैक्ट आपको एंटोनिम है वो स्टेडफास्ट है। इसी तरीके से जो लास्ट वर्ड है आपका वो है रैथ। रैथ कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल का जो आपका गुस्सा होता है उसको रैथ कहते हैं। तो इसका सिनोनिम बताना है, यानी ऐसा वर्ड जो जिसका मीनिंग सेम हो, तो वो हमारे पास आता है एंगर। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चन आते हैं वो सेट्स से रिलेटेड होते हैं, परसेंटेजेस से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा आपके परसेंटेजेस, सेट्स, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अ कम्प्लेक्स नंबर इज एडेड टू इट्स एडिटिव इनवर्स वुड गिव। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ किसी उसका एडिटिव इनवर्स उस किसी भी क्वांटिटी के अंदर ऐड किया जाए तो वो हमें आइडेंटिटी देता है, वो हमें एडिटिव आइडेंटिटी देता है। यानी लेट्स सपोज अगर 3 प्लस एओटा एक्स हम अगर पुट करें नंबर लें और उसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा -3 माइनस एओटा एक्स, वो हमारे पास जब ऐड होंगे तो वो हमें क्या देंगे 0 देंगे, और 0 हमारे पास क्या होता है एडिटिव इनवर्स होता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू। कोई भी सेट क्लोज उस वक्त होता है कि जब उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए, जो उसका आंसर आए, वो उसी सेट का एक मेंबर हो। जो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास इस नेचुरल नंबर्स के अंदर होल्ड करती है, जबकि सब्सट्रैक्शन नहीं होल्ड करती। लेट्स सपोज आप करते हैं 1 + 5 तो 6 है, 6 भी एक नंबर आता है।
लेट्स सपोज 50 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं 150 भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन लेट्स सपोज आप करते हैं 1 माइनस 5 तो -4 आंसर आएगा, जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर्स के अंदर होल्ड करती हैं, तो ये नेचुरल नंबर क्लोज हुआ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, वो है रेशियोज और परसेंटेजेस का। क्वेश्चन है द सैलरीज ऑफ अली बाबर एंड शान आर इन द रेशो, उनकी जो रेशो है सैलरीज की वो है 2:3:5। इफ़ द इंक्रीमेंट ऑफ 25%, 15% एंड 20% आर अलाउड रिस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशो ऑफ देयर सैलरीज। कि अगर 2 में हम 25% इंक्रीमेंट कर दें, इंक्रीज कर दें 2 में, और 3 में 15% इंक्रीमेंट करें, और 20 में 5% इंक्रीमेंट करें, तो उनकी परसेंटेजेस उनकी रेशो कितनी आएगी, जो फाइनल रेशो है वो कितनी आएगी। तो 2 का 25 होता है स्टूडेंट्स 0.5 को जब 2 में इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या बनेगा 2.5। इसी तरीके से 3 का जो 15% होता है वो होता है 0.45। तो 3 में जब 0.45 का इंक्रीमेंट करेंगे तो बनेगा 3.45। इसी तरीके से 5 के अंदर जब 20% इंक्रीमेंट करेंगे तो 5 का 20% होता है 1। तो 5 में 1 जब इंक्रीमेंट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 6। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सी रेशो है जो इन रेशियोज को फॉलो कर रही है। तो 2.5 और इन सारी टर्म को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 25, ये बन जाएगा 34.5 और ये हमारे पास बन जाएगा 60। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 50, 69 और 120। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि x की वैल्यू फाइंड करें, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास ऐसा प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा कि आपने फर्स्ट टर्म को सेकंड से डिवाइड करना है, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल का निशान लगाना है, और थर्ड टर्म को 4 से डिवाइड करना है। तो 1/3 = 6/x, और उसको x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीक्वेंस का। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है एंट्री टेस्ट के अंदर, और ये हमारी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स तो आपकी जो इवन आड टर्म्स हैं, जो जैसे 19 हो गया फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, तो इनके अंदर 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 19 के अंदर 10 का इंक्रीमेंट 29 के अंदर 10 का इंक्रीमेंट 39, और जो इवन टर्म्स हैं वो हमारे पास 1 लेस हो रही हैं। 9 है तो 8 हो गया, 8 है तो 7 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास आमतौर पर डेफिनेशंस पे बेस कर रहे होते हैं। आपकी जो लैंग्वेज जो आपको सिखाई गई है एफएससी के अंदर सी, उसकी जो इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं उनके ऊपर बेस कर रहे होते हैं। आपकी जो हमारे पास वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट की जो होती हैं चीज़ें, इनकी जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं वो बेसिक आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको डिवाइसेस का बेसिक्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास आजकल आईटी की जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में आपको नो हाउ होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस फेज़ क्या होता है या किस लिए होता है, तो मेंटेनेंस फेज़ स्टूडेंट्स हमारे पास होता है अपने सिस्टम को वर्किंग पोजीशन में रखने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इमेजिंग यूज्ड विद व्हाट डिवाइसेस टू इनपुट डेटा, कि आप सिस्टम को इमेज के लिए कैसे इनपुट देते हैं। तो वो जो डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं स्कैनर। स्कैनर के ज़रिए हम पिक्चर को स्कैन करके इमेज आप कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट देते हैं आप। नेक्स्ट जो है आपका कि आपको 4 बिट, 16 बिट, 18 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट्स, इनका आपको थोड़ा बहुत स्कीम्स का आइडिया होना चाहिए। तो आपकी कौन सी कोडिंग स्कीम 4 बिट को फॉलो करती है, वो है आपकी BCD। इसी तरीके से आईपी एड्रेस का उसने पूछा है कि आईपी एड्रेस कौन से कितने बिट्स पे कंसिस्ट करता है, वो होता है 32 बिट्स। और फाइनल जो क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की एग्जांपल कौन सी है, तो वो होती है TCP और IP। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो स्टूडेंट्स हम डेली की बेस पे आपको ये वीडियोस और नोट्स प्रोवाइड करेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स आप देख सकते हैं, लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 100+ प्रैक्टिस MCQs हैं, आप आज के दिन उनको प्रैक्टिस करें। तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। मज़ीद 100+ MCQs आपके मैं अपलोड करूँगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।